बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ी पस मंज़र मेरा ज़रा स्टाइल फ़र्क है। मैं तारीख़ी पस मंज़र ज़रूर बताता हूँ क्योंकि उसी से सबक सीखना होगा, क्योंकि वो मिसालें ऐसी हैं जो बिल्कुल मुतबिक हैं, हमारे मुताबिक चल रही हैं। अस्करी इदारों के खुद साख्ता तर्जमान है वो भी और अपोजिशन भी, कि हालात को अगर फ़ौरन काबू ना किया गया और इसको मुज़ाकरात की टेबल पर ना लाया गया, और ये जो इंतहाई पोजीशन हर बंदा ले रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने एक पोजीशन ली तो उसके मुकाबले में उनको भी इंतहा की पोजीशन पर नथी कर दिया गया, बल्कि सारी अपोजिशन को गद्दार हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जब सारे पोजीशन इंतहा पे हैं तो ये मुज़ाकरात जो हैं वो कैसे मुमकिन होंगे, मुश्किल होता है, कितने आसान है। और मेरा ख्याल है कि अगर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल हो गए हैं। मैं इससे पहले थोड़ा सा सरसी 2-3 बातें ज़रूर करूँगा कि गुजरांवाले के जलसे से पहले मैंने 3 ऑप्शंस दी थी, और उसको गुजरांवाले के जलसे के बाद अपने वीडियो लॉग्स में मैंने उनमें तीनों ऑप्शंस को 2 दफ़ा दोहराया था। मैंने कहा था पहली ऑप्शन ये है कि उसको हर तरीके से अपोजिशन की जो तहरीक है उसको क्रश कर दिया जाए, अस्करी इदारे और इमरान खान की हुकूमत एक पेज पे आके, और उसके अंदर यह है कि या कोई और तरीक़ेकार किया जाए। तो इनके लिए आसूदगी है। अगर आज भी उसको क्रश करने में कामयाब हो जाए, जिसका वो अभी तक एतमाद का इजहार कर रहे हैं। कल शेख रशीद साहब भी बैठे हुए थे, और भी बहुत सारे हमारे जो मीडिया के जो फरमाइशी प्रोग्राम करने वाले जो हैं, जिनको ख़ास तरीके से उनसे वीडियो लॉग्स करवाए जा रहे हैं बड़े पैमाने पे, और साथ ही उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से भी पिछले कई सालों में पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूट्रल बात करने वाले या जो बात घरां गुजरते उनके हाथ से लेके जो चंद लोग थे लेके मुकम्मल तौर पे इनके पास दे दिए गए। इनके ये चेहरे आपको हर बड़े प्राइम टाइम पे नज़र आएंगे। ये फरमाइशी प्रोग्राम करने वाले जो एनालिस्ट हैं, जो अपने वीलॉग्स भी कर रहे हैं, 12 उनकी राय मैं इसलिए भी अहमियत देता हूँ कि बिटवीन द लाइन्स वो जो बात करते हैं उसकी बड़ी अहमियत होती है। आपने देखा नहीं कि 1.5-2 साल पहले ये सारे लोग जो थे जिनकी सपोर्ट इमरान खान इंजॉय कर रहा था, उन्होंने यकदम बुजदार के बहाने इमरान खान साहब को आड़े हाथों लिया। तो लोगों ने उनकी वीडियो वायरल भी की कि देखो ये इमरान खान के या बुजदार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये वो मैं समझता था मौक़िफ़ था जो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके जहन में था, और मैं हमेशा समझता था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बुजदार को के हक़ में नहीं रही, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी समझने में। और ये इन लोगों की बातें इमरान खान साहब ने प्रोटेस्ट भी किया था कि मीडिया मुझे खामखा मेरे खिलाफ हो गया, तो वो प्रोटेस्ट हमारे खिलाफ आम मीडिया के बारे में नहीं था। के जिन लोगों ने उनको ये सहूलत दी हुई थी, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि वो सहूलत वापस ले ली गई इस हद तक। तो चुनांचे उन्होंने भी जो बातें की वो यही कहेंगे सिस्टम जो है लपेट दिया जाएगा। ये बात पिछले 2-3 दिन से उन्होंने ये कॉइन की है, जब से कोयटा का जलसा हुआ है। और नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो थी, गुजरांवाला की जो थी पहली तकरीर से, जो तकरीर नंबर 1 थी, गुजरांवाला की तकरीर नंबर 4 थी, कोयटा की तकरीर नंबर 5 थी। तो तकरीर नंबर 4 जो थी वो 4 गुना ज़्यादा सख्त थी तकरीर नंबर 1 से, और ये आगे कोयटा में उसकी दुगनी हो गई। तो इसके बाद में बताया जी कि अब सिस्टम लपेट दिया जाएगा। मैं मेन सब्जेक्ट में जाने से पहले ये क्यों जहन में आया कि सिस्टम लपेट दिया जाएगा, इसलिए आएगा कि आपको याद होगा कि कोई चंद डेढ़ महीने पहले इमरान खान साहब ने एक खबर आई थी जिसको इतना मीडिया ने कवरेज नहीं दी, कि उसने अपने वजीरों को, मशीरों को, पार्टी के लोगों को कहा कि खबरदार कोई बंदा अस्करी क़यादत का नाम मिले। फिर उसके बाद एक ऐसी आई थी कि जिसमें कहना चाहिए कि तनाव जो था वो पब्लिक के अंदर भी किसी न किसी तरीके से, मीडिया के अंदर भी उसका अहाता किया जा रहा था। फिर ये जो फरमाइशी प्रोग्राम करने वाले हमारे तजीज़ निगार हैं, जिनको फरमाइश के ऊपर रखा गया है, मीडिया के अंदर इंस्टॉल किया गया है, तो ये इंस्टॉल्ड लोग जो हैं ये भी यही कह रहे थे जी एक तनाव है जिसका वो जिक्र करते रहते थे। फिर इमरान खान साहब ने आखिरी कसर पूरी कर दी, जो पहले भी कई दफ़ा कह चुके थे। जब आर्मी चीफ मेहमद डैम आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मेहमद डैम के इफ्तिताह पर वज़ीर आज़म बने, उनको चंद माह हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे आर्मी चीफ साहब के बैठे थे सामने, तो उन्होंने कहा था कि NRO नहीं दूंगा, पाकिस्तान से गद्दारी होगी। NRO नहीं दूँ, NRO के लिए अगर इक़्तिदार छोड़ना पड़ा तो इक़्तिदार छोड़ दूंगा। तो ये किसको कह रहे थे? दोनों वहाँ पे बैठे थे हमारे बड़े, तो उनके सामने ये कह रहे थे, उनको सुना रहे थे। फिर मैंने पहले भी कह चुका हूँ, जब वो कहते थे बुज़दार कहीं नहीं जा रहा, तो ये मुझे नहीं कह रहे थे, ये अपनी पार्टी को नहीं कह रहे थे, ये जो लोग लाने वाले थे उनको सुना रहे थे। तो ये तनाव जो था ये बिल्कुल देखा जा रहा था। फिर आखिरी दिनों में तो उन्होंने लाहौर में तकरीर करके बुज़दार को डिफेंड किया कि ये नैब वाले कौन होते हैं जो बुज़दार को बुलाएं,
वो सारी आप लोगों के सामने है। इस पैराए में फिर इन्होंने जब ये कहा और साथ साथ वो बहुत सख्त हो गए थे, गालम गलोच पर उतर आए थे शहबाज शरीफ के खिलाफ, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि एस्टैब्लिशमेंट जो है किसी न किसी तरीके से जो है मुज़ाकरात कर रही है, बातचीत कर रही है। चुनांचे एक मौके पे आर्मी चीफ ने जो आखिरी मुलाकात शहबाज शरीफ से उनकी हुई, तो मेरी जो इतलात है उसके मुताबिक उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। आर्मी चीफ ने कहा था जी मैं अब बेबस हूँ, क्योंकि वो इतना सख्त स्टैंड लेते जा रहे हैं, जो कि इमरान खान साहब हमेशा कहता था कि बहुत तेज़ है, बहुत तरार है और जहानत और फतानत से वो इस स्टैंड लेंगे। चुनांचे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और यहाँ से जो चीज़ थी वो बिखरना शुरू हो गई, और वो जो एक तमाशा लगा हुआ था मुज़ाकरात का, वो टोटल तितर बितर हो गया। और फिर अदलिया भी खामोश तमाशा ही होगी, ये उनका फ़र्ज़ मनसबी है। लेकिन जो नुक्ता जिस तरफ मैं निशानदेही करने के लिए ये सारा आर्गूमेंट किया है, वो बड़ा अहम है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इस मकाम पर जब आए हैं तो 2014 से लेके अब जिसको कहना चाहिए कि फाइनली गुजरांवाला के जलसे में इस मकाम तक पहुंचे हैं। चाहे आप इसको उनको ताना दें, चाहे उनकी कमज़ोरी समझें, चाहे ढील समझें, चाहे डील समझें, और यही हालत पीपल्स पार्टी की थी। और इन सारों को आप जो हैं इस जगह तक जब लाए हैं, ख़ुसूसन नवाज शरीफ साहब को, और फजल रहमान साहब का तो पहले दिन से बड़ा क्लियर स्टैंड था, वो तो इसे सख्त स्टेटमेंट 3-4 साल पहले भी दे चुके हैं। तो इसमें अब नवाज शरीफ साहब को इस लिहाज से बड़ी जिम्मा है कि उन्होंने ये क्लैश जो है वो कोई उनके पास इसकी कोई ऑप्शन था, मैंने कहा तंग आमद बजंग आमद कोई ऑप्शन नहीं था। इस बात को आपको हजम करना होगा कि आपने नवाज शरीफ साहब को इस मकाम पे पहुंचाया है। उन्होंने आपको 6 साल दिए हैं, उनका बेईमाना मीडिया ट्रायल हुआ है, और इन बिटवीन जितनी मुज़ाकरात हुई आपको ही पता है। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि 2014 के अंदर धरना इमरान खान ने दिया, लेकिन इमरान खान जिम्मेदार नहीं था। फिर किन से मुज़ाकरात हो रहे थे? आप सिर्फ ट्वीट से ज़माने की निकालें जो पब्लिक में हम शेयर होती थी, ISPR की और इदारों की, वही बताती थी सारी स्टोरी। अच्छा, उसके बाद आप आगे आ जाएं, जो 2017 के अंदर मैंने पहले ही बताया कि आलमोस्ट तय हो गया था। मेरी कई मुलाकातें दोस्तों के साथ हुई है, क्योंकि मानत है हुकूमत के अहलकार जो फ़ौज के और उनके दरमियान मुज़ाकरात करा रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि जी नवाज शरीफ साहब को हमने ये पैगाम दिया, जो नवाज शरीफ के साथी थे, और हमने फ़ौज को जाकर ये पैगाम दिया, आर्मी चीफ को। तो इसको कोई बाय पाकिस्तान में नहीं करेगा कि इस सिस्टम के अंदर लाने में आपका कोई अमल दखल नहीं है। हालांकि ये कोई ऐसी ज़रूरत बात ही नहीं थी, लेकिन और यही वजह है कि जब आपके फरमाइशी लोग आते हैं तो अमलन कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, और वो उनके मुंह में वो भी बात होती है जिसमें कहते हैं कि जी कल शेख रशीद साहब भी शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में वही कह रहे थे, जो अस्करी इदारों के तर्जमान है, वो ये फरमा रहे थे कि अब तो बात जो है बढ़ गई है, और पहले ये उन्हीं के साथ मामला चल रहा था, तो और हर जगह ये ख्वाजा आसिफ का फ़ोन का भी मैंने जिक्र किया। ये सारी चीज़ें थी, ये तो खैर लोगों की कंजम्पशन के लिए हर आदमी को चाहिए था, हर आदमी को पता था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। चुनाचे इसको जुटलाना करना, फिर आपके वीलॉग्स के जरिए, चूँकि आपने इसको ट्रांसलेट करना होता है, अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपने फरमाइशी तजज़िया निगारों के जरिए बात बतानी होती है, तो सारे हम लोग शेयर करते हैं, पर बिटवीन द लाइन हम पढ़ लेते हैं जिनको पैगामात जा रहे थे। ये इमरान खान साहब की तकरीरें जो हुई हैं, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह, मुझे पता है वो किस तरह डायरेक्ट कर रही हैं, ये तनाव आपका उसके साथ भी था। अब इन हालात में अब नया स्कीम आए कि सिस्टम लपेट दिया जाएगा। 3 ऑप्शन थी कि आप इसको कुचल के रख दें, जो कि उसमें पहले तो था कि शायद और भी कुछ तरीका हो, लेकिन आपने अब उसके अलावा कोई हाल नहीं कि पहले में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप इस जो ऑपोजिशन तरीके इसको कुचल के रख दें। दूसरा मैंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट अब निकल आए और पहली दफ़ा आइन के मुताबिक मामला फहमी करा दे तहरीक इंसाफ में और मुस्लिम लीग में, लेकिन इंसाफ के साथ तो कुरान की आयत भी बताई थी। और तीसरा कहा था कि आप इनकी लड़ाई को बढ़वा दें, और 1977 में जैसे जनरल ज़िया-उल हक साहब ने पीपल्स पार्टी की और PNA की लड़ाई से फ़ायदा उठा के माशाअल्लाह लगाया था। अब ये सारी सूरत हाल जो है, इस सारी सूरत हाल के अंदर गुजरात के जलसे के बाद बिल्कुल मैंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि ऑप्शन 2 अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तकनीक जो थी उसके बाद कोई ऑप्शन 2 का तो सवाल ही पैदा नहीं था, क्योंकि वो आपने नहीं ली, और ये चॉइस भी आपके पास थी कि गुजरांवाला के जलसे पहले ले लें। हालांकि कोई ना कोई तरकीब अजाय तरकीब ही लड़ाई गई, आपने भेजा उनको, शहबाज शरीफ साहब का जेल में कोई बंदे भी गए, ख्वाजा साहब ने उसको माना भी है, लेकिन ये बात कोई मेरा ख्याल नहीं कुछ संजीदगी से की गई है।
और ये इससे पहले इमरान खान कह चुके थे कि मेरे बंदे इदारों को नहीं मिलेंगे, और वो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी जो उन्होंने बताई थी, जिसके वो शेख रशीद साहब के लिए पैगाम था, वो हर एक बंदे के लिए पैगाम था कि आप इनको नहीं मिलेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे बंदे भी नहीं मिलेंगे। चुनाचे अब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिसमें जो दो फरीक थे वो एक पेज पे भी थे, उनमें हल्का तनाव भी था। तीसरा फरीक जो था वो भी तकरीबन उस पेज पे आने की कोशिश कर रहा था, उसके अंदर भी पूरा तरह टूट के और एक तनाव नहीं बल्कि जंग का अमकान पैदा हो गया। अब एस्टेब्लिशमेंट के पास सिस्टम लिपटने की मेरे नज़दीक ऑप्शन नहीं रही है, क्योंकि उस सूरत में उनको नवाज शरीफ साहब ऑपोजिशन उसको भी करना पड़ेगा, जो उनका गम गुस्सा है या उनका जो रैत है उसका भी सामना करना पड़ेगा, और इमरान खान साहब जो है वो भी शामिल हाल करके हो जाएंगे। वो तो कह मैं सड़कों पे आऊँगा, उन्हें कहा मैं इलेक्शन में लड़ूंगा, और जाहिर है कि जब दोनों कुव्वतें, दोनों सियासी जो ग्रुप्स हैं या जो डिवाइड है वो एक ही के साथ लड़ रहे होंगे तो एक पेज पे आ जाएंगे। मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं कल नहीं कम से कम चंद सालों बाद इमरान खान साहब का अपोजिशन को मैं इकट्ठा एक पेज पे देखता हूँ। ये पहले भी आ चुके हैं, ये पहले नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ें भी कर चुके हैं, ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको आड़े हाथों भी ले चुके हैं इमरान खान साहब, और अभी भी उनका रवैया जो बातें वो कह चुके हैं नवाज शरीफ ने वो नहीं कि नवाज शरीफ साहब ने तो चंद लोगों के बारे में अपने ग्रीवेंसेस बताए हैं। अब इसका हमेशा से होता है, ये एक बड़ी अजीब बात है कि मैंने बड़ी जिसको कहना चाहिए कि एक उसके तहकीक के बाद, जस्तजू के बाद, एक पूरी तारीख के अंदर झांक के, जहाँ से हमारा 51 से जहाँ से हमारा जिसको कहना चाहिए कि फ़ौज का सिविल में अमल दखल जहाँ से और शुरू हुआ, वहाँ से मैंने कई दफ़ा इसको कई एंगल से देखा है और हर बंदे को मैंने जावे देखा है। एक चीज़ कॉमन नज़र आई है कि जब भी आप देखते, जब फ़ौज सियासत में दखल देती है तो उनकी मजबूरी होती है कि वो जिसके खिलाफ जा रहे हैं उसको वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि फ़ौज का एक पेज में होना ज़रूरी है। आप किसी की सियासत को आड़े हाथों लेंगे, चाहे वो लियाकत अली खान की है या उसके बाद आने वाले मुस्लिम लीग के दूसरे लीडर्स की है जो वज़ीर आज़म बने थे 50s में, या अयूब खान की फातिमा जना के ख़िलाफ़ है, या आपने शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन चलानी है, या बेनज़ीर भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, या जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, या इवन नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, या जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चलाएँगे। ये ज़रूरी है कि आप अपने जो इदारे के अंदर जो लोग उनके सपोर्टर हैं वो अपनी सपोर्ट छोड़ देंगे जब कह देंगे कि ये सारे के सारे जो है ना इंडिया के दोस्त हैं या इंडिया के झंडा लेके आ रहे हैं, तो अदारा एक पेज पे आ जाता है। मैंने पहले भी कहा कि आज लाहौर का यह आलम है कि सियासत के अंदर वो जहाँ पे अदारों के रोल पे इंतहाई नापसंदीदी का इज़हार कर रहे हैं और इसलिए वो वारिफ्तगी से और दीवाना वाह नवाज शरीफ के बयानी की तरफ बढ़े हैं। इसी वक्त अगर इंडिया 2 गोले वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान फेंक दे तो पूरा लाहौर तलवारें लेके मेरे समेत हम जाके बॉर्डर पे अपनी आर्मी के पीछे खड़े हो जाएंगे। इसमें यह है कि ये एक पेज पे आ जाते हैं। तो चुनाचे इसी पैराए में ये बयानिया कम अज़ कम इदारे में बहुत कामयाब होता है। फातिमा जना को जब आप इंडियन एजेंट कहेंगे तो इदारे के अंदर रिएक्शन हो सकता है, नवाज शरीफ को कहेंगे तो मुस्लिम लीग के जो सपोर्टर होंगे या उनकी फैमिली के लोग होंगे, सियासत के अंदर एक इनके हर जगह मौजूद होते हैं, डिवाइड होती है, तो उस तरह उनको एक पेज पे लाते हैं। चुनाचे अब आपने गद्दार जो है इससे फिर जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी को गद्दार कहते हैं जो कि हर एक को पता है। और फिर जनरल बावत साहब पिल डैड के वफ्द को मिले थे तो उन्होंने बांग दोल कहा था, और ये चीज़ आम है कि नवाज शरीफ जितना मैं मुहब्ब वतन उतना ही मुहब्ब वतन है। तो मेरा ख्याल है कि अब तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम गद्दारी का इल्ज़ाम ना लगाएं। ये मस्करा पांचो शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं, फलां कह रहे हैं, ये सारे मस्करे हैं। ये लोग छोटे छोटे किरदार हैं, सर्कस के बाहर एक खड़े होते हैं ना, सर्कस में बुलाने के लिए हमारे बचपन में एक फट्टा लगता था तो उसमें बड़े कार्टून बन के और जिसको कहना चाहिए कि मुख्तलिफ बहरूपिया बन के उस सर्कस बुलाने के लिए इस तरह की हरकतें करते थे। ये वही लोग हैं सर्कस की तरफ बुला रहे हैं। ये ख़ास किस्म का बयानिया जो है, और इसी चीज़ से चाहे ये फरमाइशी प्रोग्राम करने वाले हमारे तईज़े निगार हैं या ये फरमाइश पे सियासत करने वाले हमारे सियासतदान हैं जो हर पार्टी में है, तो ये जब घुस जाते हैं तो ये आपको दूसरी तरह एक लाइन ऐसी देते हैं कि ये आपको बावर करा देते हैं कि इसमें क्लैश होगा। इस क्लैश में शायद उनका भी फ़ायदा ना हो, लेकिन इसके अलावा चाय से यदि को खुशामदी आदमी ने
आपको कभी सही राय नहीं देनी। मैंने खुद अपने तजज़िये देखे, किसी बड़े लीडर को आप सही राय दें तो आपसे उसकी तबीयत के मुताबिक नहीं है तो आपसे वो पुट ऑफ हो जाता है, आपसे नाना रहता है। चुनांचे ये वही काम कर रहे हैं और इसमें जल्दी का तेल का काम कर रहे हैं। जो है आप हैरान हो जाएंगे कि जिसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा किया, कि लियाकत अली खान के खिलाफ जो कू हुआ था 7 मार्च को 1951 में, और वो सारी 2 जर्नल, कई ब्रिगेडियर्स, कई कर्नल, पूरा GH को ऑलमोस्ट सारे का सारा मुलव्वस था। क्योंकि अंग्रेज से हमने नई कोई हमें लिए हुए 2-3 महीने हुए थे, फौज हमने अंग्रेज से लेके पाकिस्तान गवर्नमेंट की पूरी तरह रॉयल पाकिस्तान आर्मी से पाकिस्तान आर्मी में तब्दील हुई थी। ये कू हो गया, उनका मुकदमा चला। आप गूगल करें, उसमें कहा जी आपको लियाकत अली खान से क्या तकलीफ थी, तूने क्या कहा, बता शर्म नहीं आती। मेरा दिल दहल जाता है कि एक बंदा जिसे पाकिस्तान बनाया है, लियाकत अली खान, वो उसके बारे में कहते हैं कि जी सॉफ्ट अगेंस्ट इंडिया और इनकम्पिटेंट। ये कम्पिटेंट लोग थे। 58 में आए, फिर उसके बाद 71 के अंदर पाकिस्तान तुड़वा के गए, फिर 77 में आए और फिर उसके बाद ये 1999 में आए। अब किसी न किसी तरीके से उसी तरीके मौजूद हैं, क्योंकि एक अरसे के बाद मुशर्रफ के साहब के बाद उन्होंने देखा कि आइन के अंदर कुछ जगह पैदा की जाए ताकि गद्दारी का मुकदमा ना बने, चुनाव वो पैदा हुई। अब इस हालत में जहाँ पे आपने लियाकत अली खान को भी कहा कि सॉफ्ट अगेंस्ट इंडिया, यानी कि इंडिया का बंदा है, इंडिया जश्न मना रहा है। इंडिया ने जश्न उस वक्त भी मनाए थे जब इमरान खान धरना दे रहा था। और मैं हमेशा कहता हूँ, आखिरी बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया और अमेरिका जो है, चाहे आज पेशावर के तकलीफ धमाका हो या और धमाके हो, हमेशा मैंने कहा था जब ये लोग सऊदी अरेबिया और UAE के आशीर्वाद के साथ जब एक JIT रिपोर्ट, हमारे बंदे यहाँ से गए एजेंसीज के, और JIT ने ये रिपोर्ट बनाई जिसमें नवाज शरीफ साहब के 10 वॉल्यूम बना के लेके आए, तो मैंने तब कहा था कि हुजूर ये आपको पता चल जाएगा, आप CIA को दोबारा इन्वाइट कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमने कानी साहब के वक्त में सलाला के ऊपर, रेमंड डेविस के ऊपर इनको अपने मुल्क से निकाला है, वो आ गए। यही तो वजह है कि आज CPEC बंद है, किसी को मर्जी इल्जाम दे। और जब ये आते हैं तो अमेरिका ने और इंडिया ने एक ही चीज़ पाकिस्तान में चाहिए, अफरा तफरी, अनारकी, खाना जंगी। अब आपने उनको मवाद दे दिया और वो जिसकी मर्जी थपकी देंगे। पहले आपने 2014 में इनको राम किया, क्योंकि जब इस तरह की हुकूमत आती है तो अमेरिका का राजी होना ज़रूरी है, उन्होंने राजी रहे। अब ये बात जो है, इससे मेरा ख्याल पहला मौका है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देना होगा, एक ऐसा हल लाना होगा जो पहले पाकिस्तान में नहीं था। अगर आप ज़ात से, और ये इसी सूरत में होगा कि जब अपनी ज़ातों से आप उठ जाएंगे। लेकिन आपने ये महसूस करिएगा कि क्योंकि 2 बड़ों के खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने एक बात कह दी है, बड़ी मौनदाना बात है, और वो उसका ऐसी बात है कि जैसे जिसको कहना चाहिए कि इतना एहतजाज तो हमारे रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नहीं हुआ, उनकी शान की गुस्ताखी करने पर, जितना इन 2 बड़ों की शान में जो नवाज शरीफ साहब ने कोई गुस्ताखी नहीं की। ग्रीवेंसेस ये हैं जिसका कहा जा सकता है कि आप गलत कह रहे हैं और इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है, उसका जवाब कोई नहीं देता। कहते हैं पूरे इदारे को ख़राब करें, आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो बात हुई नहीं है। मैं नियतों का नहीं जानता हूँ, नवाज शरीफ की हो सकता है बड़ी बदनीति हो जो आपको बताओ, वो भी हमें बता दें कि असल में इनकी बदनीति है। लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान को हम फारिग नहीं होने देंगे। अब आपके पास तीनों ऑप्शन के अंदर जो एक ऑप्शन गुजरांवाला से पहले बताई थी वो आपने नहीं ली, 2 ऑप्शन जो रह गई थी जो मुझे पता था ये पाकिस्तान की बर्बादी के लिए, इन 2 ऑप्शन में भी आप जिसकी तरफ जाएंगे तबाही ही तबाही है पाकिस्तान का मुकद्दर। ये मेरी लिख लें बात और ये करके देख लें। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग के चंद लीडर या पीपल्स पार्टी को हटा के और उनको गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन शायद जितवा के और कुछ चीज़ें दे के मराद दे के साथ में ला लेंगे, अपोजिशन को तोड़ देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नून लीग की सारी दरमियान की लीडरशिप आपके आप लबैक कह देगी, सियासी तौर पर बांझ हो जाएगी, उसी तरीके से जिसने काफ लीग, बल्कि उससे ज़्यादा जिस तरीके से काफ लीग हुई थी। और उसके बाद जो अवाम है जो कि चूँकि बिफर चुकी है, निकल चुकी है, इससे कोई 10-15 गुना कम अवाम जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए निकली थी। किसी ने क्या बिगाड़ लिया? और अब इसके बारे में पहले अदारे को बैठ के इसका हल सोचना होगा और खुले दिल से सोचना होगा, अपने अंदर डायलॉग करना होगा इदारे को, और वहाँ से एक बयानिया कॉन्सेंसस पे लेके उसको लेना होगा। अगर इदारा ये सोचता है
कि यही दो हल हैं, फिर वो करके देख ले। मेरे नज़दीक तो तबाही है, लेकिन वो करके देख ले। लेकिन मैं आपको उस आख कर रहा हूँ, ये शायद चंद दिन और मौका मिले, चंद हफ्ते और मौका मिले कि आपने अवाम को कुचलने का फैसला किया, क्योंकि लड़ाई अवाम से करनी होगी। अवाम लीडर्स पे नहीं डिपेंड करते, ना ख्वाजा आसिफ पे, ना हसन इकबाल पे, ना शहबाज शरीफ साहब पे, ना मरीम नवाज पे। अवाम का ताल्लुक डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब के साथ है। जिस तरीके से PTI की अवाम का ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ है, फजल रहमान साहब के साथ है, उनकी अपनी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का यही हाल है। तो गिलगित बल्तिस्तानी हुकूमत आपने पीपल्स पार्टी को दे भी दी और कुछ और मुराद ले भी ली, और ये भी तय कर लिया कि फिर आप वो एक जिसको कहना चाहिए कि थूक के चाट लिया कि जरदारी साहब को आपने नेक बना के पेश भी कर लिया, और हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का दिल पसीज जाए। लेकिन आप समझें कि ये सारे लोग फारे हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ एक और उसमें ले गई है, मोड में ले गई है। और नवाज शरीफ साहब को 6 साल लगे हैं, 7 साल पहुँचे में। मैं कई वाक़या जानता हूँ, जब मैंने उनसे कहा था कि आप ये बात क्यों नहीं करते, 1-2 दफ़ा मेरी उनसे टाकर हुआ, तो मैंने कहा ये आप क्यों नहीं करते पब्लिक में, तो उसने कहा ये रियासत फारिग हो जाएगी। अब मैं देखते हैं उन्होंने किया वो बात 6 साल बाद, और अपने सब्र को आप लोगों को आजमाते रहे। उन्होंने आपको मौका दिया है, आपने नहीं अवेल किया, उन्होंने किया है। तो आज मुझे पता चला कि वाकई वो सही कहते थे कि उसके बाद जो है हम बंद गली में जाएंगे। यही बात आपके तजज़िया निगार कह रहे हैं, यही बात जो है अस्करी क़यादत की तरफ से लोग कह रहे हैं, यही बात अपोजिशन कह रही है कि सिस्टम बंद गली में आ गई है। एक बात, 2 बातों में सारे मुत्तफिक हैं, अपोजिशन भी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी, सुप्रीम कोर्ट भी और तहरीक इंसाफ भी, कि इकॉनमी जो है पाकिस्तान की मईशत वो बिल्कुल तबाह बर्बाद है, गवर्नेंस कोलैप्स हो चुकी है। इस पर सबका कॉन्सेंसस है इसमें। और एक पे मेरा कॉन्सेंसस है कि सियासी अदम इस्तेकाम की कोख से जन्म लिया। आप जाने, आपका काम जाने, मैं इससे ज़्यादा क्या आहूँ बेकार करूँ। आप आज आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देंगे तो मुल्क बचेगा, वगरना मेरे मुंह में खाक। इसके बारे में हर बंदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है उसका बाजा बच गया। ये लहदा बात है कि अपनी सहूलत के लिए नवाज शरीफ साहब पे लोग डालते हैं, आप भी उस पर डाल देंगे। इससे ब्लेम गेम से ऊपर उठना होगा, इसका जो भी जिम्मेदार है इससे बचाना होगा। और इसको बचाया जा सकता है इमरान खान साहब के साथ मिलके, नवाज शरीफ साहब के साथ मिलके, फजल रहमान साहब के साथ मिलके, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मिलके, खुले दिल से। क्योंकि जो सियासी हकीकतें हैं उनको साथ लिए बगैर आप बंद गली में इससे निकलना होगा, फराख दिली के साथ। वमा अलैना इल्लल बलाग।